स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद जितेंद्र। जैसा कि कल की क्लास में हम लोग कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग जो छोटे छोटे स्तंभ लेख हैं, जो प्रमुख स्तंभ लेख हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख स्तंभ लेख आज का हमारा टॉपिक है, प्रमुख स्तंभ लेख। प्रमुख स्तंभ लेख। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि आखिर स्तंभ लेख होते क्या है? स्तंभ लेख है क्या चीज? स्तंभ लेख क्या है या स्तंभ लेख किसे कहा जाता है? प्राचीन काल में जब कोई भी राजा अपनी उपलब्धियों जैसे युद्ध, विजय, जैसे युद्ध में उनको जब विजय मिलती थी या कब किस वर्ष किस शासक से उन्होंने युद्ध लड़ा था, उसमें जीते थे, या कोई भवन, किला आदि बनाने की उपलब्धियों के बारे में जब वह इतिहास लिखना चाहते थे, तो ये लोग क्या करते थे, इतिहास लेखन के रूप में एक स्तंभ बनाया जाता था। एक स्तंभ बनाया जाता था और उस स्तंभ पर इनकी विजय के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा जाता था और इसी को कहा जाता था स्तंभ लेख। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार का एक स्तंभ लेख है। मान लीजिए कोई शासक इसे लिखवाना चाहता है तो वह क्या करता था, जैसे मान लीजिए कोई शासक किसी युद्ध में युद्ध को जीता या उसने कोई नए किले का निर्माण करवाया या कोई अन्य घटना को वह दिखाना चाहता है कि ताकि आने वाले भविष्य में लोग इन सबको याद रखें और हमें याद कर सके, हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो वह क्या करता था, इन स्तंभों पर कुछ इस प्रकार से ऐसे लेख लिखवा देता था। ऐसे स्तंभों पर लेख को लिखवा देता था। जब इसको लिखवा देता था कि इसे कहा जाता है स्तंभ लेख। ये जो स्तंभ लेख है, तमाम प्रकार के स्तंभ लेख मिले हुए हैं। इन्हीं स्तंभ लेखों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्तंभ लेख क्या है, शायद ये समझ में आया होगा कि प्राचीन काल में जब कोई भी राजा इतिहास लेखन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में बताना चाहता था, या कोई राजा प्राचीन काल में जब अपनी उपलब्धियों जैसे युद्ध में विजय मिलना या कौन सा युद्ध कब और किससे जीते थे, कोई किले बनवा रहा था या कोई भवन बनवा रहा था, आदि उपलब्धियों के बारे में इतिहास लिखने के रूप में एक स्तंभ लेख बनवाता था, एक स्तंभ का निर्माण करवाता था और एक लेख लिखवाकर उस स्तंभ के ऊपर ले जाके लगा दिया जाता था और इसे कहा जाता था स्तंभ लेख। इसको लिखवाने के पीछे कारण यह था कि वह सोचता था कि जिससे भविष्य में लोग उसे याद रख सके तथा उसकी शौर्य गाथा एवं विजय को जान सके कि यह किस शासक से संबंधित है एवं किसके जीवन काल का है। तो आइए कुछ प्रमुख स्तंभ लेखों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से पहला है मेहरौली स्तंभ लेख। पहला स्तंभ लेख है मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली स्तंभ लेख या कहां पर स्थित था? मेहरौली स्तंभ लेख या विष्णुपाद पहाड़ी पर स्थित था, लेकिन इसे बाद में ले आके कुतुब मीनार के पास स्थापित करवाया गया। अगर पूछेगा मेहरौली स्तंभ लेख से किस शासक का संबंध है, तो मेहरौली स्तंभ लेख से चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है। यह जो मेहरौली स्तंभ लेख है, यह धातु कला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह स्तंभ ऐसा स्तंभ है जिसमें अभी तक भी जंग नहीं लगा हुआ है। धातु का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि यह स्तंभ लेख इतना पुराना होने के बावजूद भी अभी तक इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो यह स्तंभ लेख, यह विष्णुपाद पहाड़ी पर स्थित था। बाद में इसे कुतुब मीनार के पास स्थापित करवाया गया। बाद में कुतुब मीनार के पास स्थापित करवाया गया। मेहरौली स्तंभ लेख विष्णुपाद पहाड़ी पर स्थित था। बाद में इसे कुतुब मीनार के पास स्थापित करवाया गया। जैसा कि अगर पूछे मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो अभी हमने बताया मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इस स्तंभ लेख से धातु विज्ञान का
अद्भुत अद्भुत कला देखने को मिलती है, अद्भुत धातु विज्ञान का अद्भुत कला देखने को मिलती है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इतना प्राचीन होने के बावजूद भी इस अभिलेख में या इस स्तंभलेख में अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। इसमें अभी तक जंग नहीं लगा। तो यह मेहरौली स्तंभलेख के बारे में पूछा जाएगा। मेहरौली स्तंभलेख कहां पर है? तो मेहरौली स्तंभलेख वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है, दिल्ली में। क्या कहां स्थित था? विष्णुपाल पहाड़ी पर स्थित था। किस शासक से संबंधित है? यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसमें क्या देखने को मिलती है? धातु कला का अद्भुत कला, धातु विज्ञान का अद्भुत कला जो है इससे प्रदर्शित होती है। या ऐसा अभिलेख है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। दूसरा स्तंभलेख होगा मथुरा स्तंभलेख। नंबर 2 होगा मथुरा स्तंभलेख। कहां पर स्थित होगा? तो मथुरा स्तंभलेख जो है यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। यह किस शासक से संबंधित है? तो मथुरा स्तंभलेख यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इस अभिलेख से जो है गुप्त संवत का या इस अभिलेख में गुप्त संवत का प्रथम साक्ष्य या प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। मथुरा स्तंभलेख यह उत्तर प्रदेश के, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इस अभिलेख में गुप्त संवत का प्रथम उल्लेख मिलता है। मथुरा स्तंभलेख में गुप्त संवत का प्रथम उल्लेख मिलता है या प्राप्त होता है। प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। तीसरा, तो यहां तक 2 हो गए। पहला मेहरौली स्तंभलेख, दूसरा मथुरा स्तंभलेख। तीसरा हमारा होगा प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख यह स्तंभलेख उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में स्थित है। दूसरा पॉइंट, यह समुद्रगुप्त का है। इसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था।
यह संस्कृत भाषा में लिखित है। यह अभिलेख, यह स्तंभ लेख संस्कृत भाषा में लिखित है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों, समुद्रगुप्त की विजयों एवं उपलब्धियों का इसमें समुद्रगुप्त की विजयों एवं उसकी उपलब्धियों के बारे में उल्लेख है। कुल मिला जुला के जो पर्याप्त प्रतिष्ठित स्तंभ लेख है, इससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला लेख है, अगला स्तंभ लेख चौथा स्तंभ लेख है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। यह गुप्त शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है और इसमें जो है जब घोड़ों का आक्रमण हुआ था उस समय स्कंदगुप्त ने घोड़ों का पतन किया था। इसका उल्लेख हमें इस अभिलेख के माध्यम से या इस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यह संबंधित शासक जो है इसके स्कंदगुप्त से संबंधित है। यह अभिलेख स्कंदगुप्त, यह स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। स्कंदगुप्त द्वारा घोड़ों के पतन की जानकारी, स्कंदगुप्त द्वारा घोड़ों के पतन की जानकारी इस अभिलेख में या इस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। घोड़ कौन है? घोड़ों को मलेच्छ कहा गया है। जब घोड़ों को मलेच्छ कहा गया है स्कंदगुप्त के समय या गुप्त काल में जब घोड़ों का आक्रमण हुआ तो इसमें जो है स्कंदगुप्त के द्वारा घोड़ों का जो पतन किया गया इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। यह स्तंभ लेख किसका है? तो यह स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। 4 हो गए, आइए 5वें में चलते हैं। 5वां भीतड़ स्तंभ लेख। 5वां है भीतड़ स्तंभ लेख। भीतड़ स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यह कुमारगुप्त प्रथम का है, गुप्त वंश का है। ये भी यह गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त से संबंधित है। इस अभिलेख में गुप्त सम्राट की जो वंशावली थी उनकी वंशावली के बारे में विवरण प्राप्त होता है और इसी अभिलेख से हम लोग को पता चलता है कि ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण के द्वारा कार्तिकेय मंदिर के निर्माण की जानकारी भी इसी अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये जो अभिलेख है, ये जो स्तंभ लेख है, इस स्तंभ लेख पर 96 गुप्त संवत 96 लिखा गया है, जिसे हम लोग वर्तमान में अगर बदलना चाहें, वर्तमान में अगर ईस्वी में बदलना चाहें तो 96 को अगर हम गुप्त संवत में बदलें तो 96 प्लस 319 9615 9110 11 114 415 ईस्वी जो है इसकी जानकारी मिलती है। तो यह जो स्तंभ लेख है इस पे गुप्त संवत 96 लिखा गया है। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। भीतड़ स्तंभ लेख यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। यह गुप्त शासक
कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। गुप्त शासक कुमारगुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ लेख से गुप्त वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। इसी अध्ययन से हमको गुप्त वंशावली की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसी अध्ययन में ध्रुव शर्मा नामक इसी अध्ययन में जानकारी प्राप्त होती है कि ध्रुव शर्मा नामक के एक ब्राह्मण के द्वारा कार्तिकेय मंदिर का निर्माण करवाने का उल्लेख भी इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण के द्वारा कार्तिकेय मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। कार्तिकेय मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख पर या इस स्तंभ लेख पर गुप्त संवत 96 लिखा है, जो 415 ईस्वी होता है। गुप्त संवत लिखा गया है 96 जो 415 ईस्वी होता है। कैसे होता है? गुप्त संवत जो स्टार्ट हुआ था या 319 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, तो 319 में अगर हम लोग 96 जोड़ेंगे तो 415 प्राप्त होगा। जैसे 319 में गुप्त संवत चालू हुआ तो इस पे 96 लिखा गया, 96 9 से 15 415 ईस्वी प्राप्त होता है। तो ये है भिलसट स्तंभ लेख। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने या कुमारगुप्त प्रथम से यह संबंधित है। इस स्तंभ लेख से गुप्त वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। इसी से जानकारी प्राप्त होती है कि ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण के द्वारा कार्तिकेय मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इस स्तंभ लेख पर गुप्त संवत 96 लिखा गया है, जिसे ईस्वी में परिवर्तित करने पर 415 ईस्वी प्राप्त होता है। अगला है बौद्ध स्तंभ लेख। बौद्ध स्तंभ लेख यह मध्य प्रदेश के भरभूत में स्थित है। यह राजा वासुदेव से संबंधित है और इसमें जो है शुंग वंश का प्रारंभिक स्रोत, इससे शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यह जो भरभूत बौद्ध स्तंभ लेख है यह शुंग वंश के शासनकाल में लिखा गया था। यह मध्य प्रदेश के भरभूत में स्थित है। यह वासुदेव से संबंधित है। यह गुप्त काल के समय यह शुंग वंश के समय लिखवाया गया था। शुंग वंश की प्रारंभिक जानकारी
का स्रोत है। बौद्ध स्तंभ लेख यह मध्य प्रदेश के भरूच में स्थित है। यह वासुदेव से संबंधित है। यह शुंग वंश के समय लिखवाया गया था। शुंग वंश के बारे में प्रारंभिक जानकारी जो हमको प्राप्त होती है वह बौद्ध स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगला होगा हमारा बिहार स्तंभ लेख। बिहार स्तंभ लेख यह बिहार शरीफ पटना में स्थित है। यह स्कंदगुप्त से संबंधित भी है। इसमें जो है स्कंदगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ एवं एक स्तूप के निर्माण करवाने की जानकारी प्राप्त होती है। अगला होगा बिहार स्तंभ लेख। बिहार स्तंभ लेख यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त से संबंधित है। यह बिहार शरीफ पटना में स्थित है। इसमें स्कंदगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ एवं एक स्तूप के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। बिहार स्तंभ लेख यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। यह बिहार शरीफ पटना में स्थित है। इसमें स्कंदगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ एवं एक स्तूप के निर्माण कराने की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है गरुड़ स्तंभ लेख। 8वां होगा गरुड़ स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के विदिशा में यह स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। यह राजा भागभद्र से संबंधित है। यह राजा भागभद्र से संबंधित है। इसमें दो अभिलेख हैं। एक में हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताया गया है तथा दूसरे स्तंभ लेख में महाभारत की एक श्लोक लिखवाया गया है। यह दो स्तंभ लेख हैं। इसमें दो स्तंभ लेख हैं। प्रथम में हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताया गया है। यह हेलियोडोरस कौन था? हेलियोडोरस यवन के शासक का राजदूत हुआ करता था और इसी हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताया गया है। तथा दूसरे स्तंभ लेख में महाभारत का एक श्लोक लिखा गया है जिसमें बताया गया है नैतिक शिक्षा की युक्ति के द्वारा आत्मसंयम, त्याग और सतर्कता नैतिक शिक्षा के द्वारा आत्मसंयम, त्याग और सतर्कता तीनों के द्वारा स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। ये ऐसा लिखा गया है दूसरे स्तंभ लेख में। ठीक है।
अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारा होगा गरुड़ स्तंभ लेख। यह जो है मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। यह राजा भागभद्र से संबंधित है। इसमें दो अभिलेख हैं। एक में हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताया गया है तथा दूसरे में महाभारत का एक श्लोक लिखा गया है जिसमें नैतिक पक्ष के द्वारा आत्मसंयम, त्याग और सतर्कता के द्वारा स्वर्ग के पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। अगला होगा तालगुंडा अभिलेख या तालगुंडा स्तंभ लेख। अगला है 9वां तालगुंडा स्तंभ लेख। यह जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले, कर्नाटक के मैसूर जिले के शिमोगा नामक स्थान पर स्थित है। यह शांति वर्मन का है। यह गुप्त काल के समय का है। इसमें जो है कदम्ब, दक्षिण भारत में कदम्बों की जो वंशावली थी उसके इतिहास के बारे में जानकारी तालगुंडा स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। यह शिमोगा, मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। यह शिमोगा मैसूर कर्नाटक में स्थित है। यह शांति वर्मन से संबंधित है। शिमोगा मैसूर कर्नाटक में स्थित है और शांति वर्मन से संबंधित है। यह गुप्त काल के समय का है। इसमें दक्षिण भारत के कदम्बों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो दक्षिण भारत में कदम वंशावली थी, इन कदम्बों के इतिहास के बारे में जानकारी जो है शिमोगा या तालगुंडा, शिमोगा में स्थित तालगुंडा स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगला होगा 10वां है एरण अभिलेख या एरण स्तंभ लेख। एरण स्तंभ लेख एरण स्तंभ लेख 3 शासकों से संबंधित है। एरण स्तंभ लेख 3 शासकों से संबंधित है, जिसमें से पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है बुद्धगुप्त और तीसरा है भानुगुप्त। पहला समुद्रगुप्त, दूसरा बुद्धगुप्त और तीसरा भानुगुप्त। इसमें से पहला हम लोग हेडिंग बनाएंगे पहली हेडिंग बनाएंगे समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख। इसमें से पहला है समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख। समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख यह मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के एरण में स्थित है।
यह मध्य प्रदेश के केरल में स्थित है। इससे समुद्रगुप्त के जीवन की जानकारी इससे समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी या व्यक्तिगत मामलों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। यह विदर्भी शैली में लिखित है। यह विदर्भी शैली में लिखित है। दूसरा होगा बुद्धगुप्त का एरर अभिलेख। बुद्धगुप्त का एरर अभिलेख यह भी मध्य प्रदेश के एरर में स्थित है और इस बुद्धगुप्त के एरर अभिलेख से भगवान विष्णु का प्रथम अभिलेख की साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है और इसी अभिलेख से सप्ताह के दिनों का प्रारंभिक वर्णन या प्रारंभिक उल्लेख बुद्धगुप्त के एरर अभिलेख से प्राप्त होता है। दूसरा होगा बुद्धगुप्त का एरर अभिलेख। बुद्धगुप्त का एरर अभिलेख यह मध्य प्रदेश के केरल में स्थित है। इसमें भगवान विष्णु का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। इसी में सप्ताह के दिनों का प्रारंभिक उल्लेख भी इसी स्तंभ लेख के द्वारा प्राप्त होता है। बुद्धगुप्त का एरर अभिलेख यह मध्य प्रदेश के केरल में स्थित है। यह इस स्तंभ लेख से भगवान विष्णु का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है और इसी में सप्ताह के दिनों का प्रारंभिक उल्लेख भी प्राप्त होता है। और अगला होगा और लास्ट तीसरा भानुगुप्त का एरर अभिलेख। यह भी मध्य प्रदेश के केरल में स्थित है। भानुगुप्त का एरर अभिलेख यह भी मध्य प्रदेश के केरल में स्थित है। इसे जो है 510 ईस्वी में लिखवाया गया था। इसे 510 ईस्वी में लिखवाया गया था। 510 ईस्वी में लिखवाया गया था। एरर अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एरर अभिलेख से सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य प्राप्त होता है यहीं से प्राप्त होता है। एरर अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। एरर अभिलेख से ही सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। इस एरर अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि जब गुप्त काल में हुड़ों का आक्रमण हुआ, भानुगुप्त के समय
घोड़ों का आक्रमण हुआ, उसमें जो है घोड़ों से लड़ते हुए जो गोपराज था, गोपराज की मृत्यु हो गई घोड़ों के आक्रमण में। और जब गोपराज की मृत्यु हुई तो गोपराज की जो पत्नी थी उसने जो है सती अपने आप को सती कर लिया। और इसी की पहली जानकारी जो है एरणादेव से मिलती है और यही गोपराज की पत्नी का सती होना सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। तो इसमें घोड़ों के आक्रमण में गोपराज मारा गया, जिससे उसकी पत्नी ने खुद को सती कर लिया। यही सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य माना जाता है और इसे ही सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। तो सती प्रथा हमको देखने को मिल रही है गुप्त काल में 1510 ईस्वी में भानुगुप्त ने एरणादेव लिखवाया, वहां से हमको सती प्रथा के साक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यह सती प्रथा लगातार आगे चलते जा रही थी। इसे जो है सती प्रथा को पूर्ण रूप से 1829 ईस्वी में इसे राजा राममोहन राय के द्वारा विलियम बेंटिक की मदद से पूर्णतः समाप्त किया गया। ऐसे कुछ प्रमुख स्तंभलेख जिनको हम लोग आज पढ़ने के पर चर्चा किए, इसमें से जो प्रमुख चीजें थी उनको हम लोग नोट भी किए। तो एरणादेव में सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है और सती प्रथा यही एरणादेव या गुप्त काल से स्टार्ट हुई थी और यह चलते चलते 1829 तक चली। और 1829 ईस्वी में प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय के द्वारा विलियम बेंटिक गवर्नर की मदद से, जो हमारा गवर्नर हुआ करते थे, विलियम बेंटिक की मदद से इसे जो है भारत से पूर्णतः समाप्त किया गया। तो इन क्लासों में हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत हम लोग अभिलेख और स्तंभलेख को पढ़ चुके हैं। कल से हमारा अगला टॉपिक होगा जिसका नाम होगा सिक्के। इनका भी इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन इतिहास को जानने में अलग अलग शासक अपने नाम से तथा अपनी उपलब्धियों के बारे में नए नए सिक्के चलवाए हैं, जिनको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि सिक्के भी हमारा पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत आएगा। तो मिलेंगे दूसरी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।